हाय स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण की मैं एक एक्सरसाइज आज पूरी बताऊंगा 4.1। ठीक है, तो जल्दी से अपनी किताबें और कॉपी निकाल लीजिए और साथ में पेन ज़रूर निकालना ताकि आप लिख सकें और सीख सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्विघात समीकरण होती किस रूप में है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर a कुछ भी नंबर हो सकता है, b कुछ भी नंबर हो सकता है और c तो होता ही नंबर है और 0 तो है ही 0। ठीक है, द्विघात समीकरण ये होती है, मतलब जिसकी दो घात होती हैं। एक ये आ गई, मतलब इसके x का है स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या है ये द्विघात है x के ऊपर, यानी ये क्या है पूरी समीकरण है एक, तो ये क्या होगी पूरी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे, आप जानते ही होंगे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो चूंकि इसका स्क्वायर ये होता है तो इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग पूरा ओपन कर देंगे। ठीक है, यानी x² हो जाएगा ये, प्लस b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू क्या है 2 की मल्टीप्लाई x है तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, पहले ये प्लस में है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6। अब आगे क्या है 2x को इधर लिया और 6 को भी इधर लिया, x² प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आएगा तो साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होते हैं। ये हो गया -2x, ये माइनस का 6 है, ये इधर आके प्लस का 6 हो गया इक्वल टू 0, +1 प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 2x कैंसिल, यानी ये क्या हो गया x² प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, द्विघात समीकरण कैसे है, क्योंकि इसमें द्विघात आ रहा है, मतलब दो घात आ रही हैं इसमें, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सीखा कि x के मतलब एक समीकरण में स्क्वायर है तो वो द्विघात समीकरण है। लेकिन इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 है लेकिन a की वैल्यू नहीं है 0 के बराबर। जब a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो वो होगी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा सवाल। और डियर स्टूडेंट, मैं दूसरा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो पहले और तीसरे सवाल की तरह ही हो जाएगा। यहाँ पर x की x से मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x की x से मल्टीप्लाई तो x², अब x की होगी +1 से तो प्लस का x, -2 की होगी प्लस x से तो प्लस माइनस आएगा 2x, अब इस माइनस प्लस माइनस, -2 की होगी +1 से तो माइनस का 2 आएगा इक्वल टू सेम वही चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी की x²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x² -3। ठीक है, तो हमारा ये आ गया x² प्लस 3x -x -3। अब यहाँ पर देखते हैं x है, ये भी 2x -2x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस ही आया, 2 में से 1 जाएगा तो x बचेगा, ये बचा -2 इक्वल में क्या है x² ऐसी प्लस माइनस यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या है एंड में बचता है ये, अब ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस x के ऊपर दो घात ही नहीं है। ठीक है, और पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या है कि इसमें a की वैल्यू ही नहीं है, a की वैल्यू 0 है। a की मतलब x² होता है ना द्विघात समीकरण में,
तो ए तो है ही नहीं इसमें, मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो ए कहाँ से हुआ, मतलब ए की वैल्यू 0 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, पहले पॉइंट के सारे सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर है दूसरे का पहले सवाल का सॉल्यूशन। जो सबसे पहले दे रखा होता सवाल में वो लिख लेते हैं। दिया गया है क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ नहीं दे रखी है, लंबाई नहीं दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी है, लेकिन एक लिंक दे रखा है। ठीक है, लिंक से ही हम मान लेंगे कि माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है। ठीक है, और लंबाई क्या है, उस चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक, तो 2x + 1 क्या है, लंबाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल का नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमने लगा दिया फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है 2x + 1 लगा दिया। आयत के क्षेत्रफल के नीचे उसका क्षेत्रफल लिख दो, सही है, 5 to 8। अब ये सिंपल वही वाली मल्टीप्लाई आ गई, x की 2x से तो 2x² + x, अभी वही सॉल्यूशन आ गए। अब इसमें क्या करना है, बस 5 to 8 को इधर लेके जाना है, ये माइनस में आ जाएगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया। अब इसके करने हैं गुणनखंड, 5 to 8 की मल्टीप्लाई इससे, फिर देखना एलसीएम करके कि गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा कि गुणनखंड 33 और 32 हो सकते हैं। 33 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें कॉमन क्या है, हमारा x आ रहा है। ठीक है, x हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या है यहाँ पे 2x + 33। अब तो जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में होती है उसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखना हमें क्या है कि मतलब यहाँ पे 32 है, 32 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, है ना, लेकिन हमें क्या लाना है 32, तो 32 से आधा क्या होता है 16, तो 16 2 × 32, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 × 32x। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 16 की 33 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ये लिख दिया। अब बचा क्या, x - 16, ये लिख दिया, = 0। अब क्या है, एक बार इस चीज़ को 0 के बराबर में रख देंगे और एक बार इस चीज़ को। तो जब हम 2x + 33 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये -+33 इधर चले जाएगा 0 के पास, तो ये -33 हो जाएगा। 2x का 2 इसके अपॉन में चले जाएगा, तो -33/2 ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही मीटर में। और जब हम रखेंगे x - 16 को बराबर 0 के, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, +16। और स्टूडेंट्स आप ये बात बताइए कि लंबाई या चौड़ाई जो भी चीज़ होती है वो प्लस में होती है या माइनस में होती है? ऑफ कोर्स प्लस में होती है ना। ठीक है, मतलब हम उसे नाप सकते हैं। माइनस में तो कहाँ, ज़मीन के नीचे थोड़ी ना लेके जाएंगे। अगर ज़मीन के नीचे भी लेके जानी है तो वो प्लस में ही नापी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई हमने ले ली 16 मीटर, जो हमने पहले माना चौड़ाई x मीटर, यानी x की वैल्यू 16, तो चौड़ाई क्या आ गई 16 मीटर, और लंबाई क्या हो गई ये चीज़। तो इस चीज़ में x की वैल्यू, x की जगह पर हम रख देंगे 16, यह आ गया 16 2 × 32, 32 + 1 32 + 1 33। ठीक है, यह आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे पढ़िए और देखिए और समझिए जल्दी से। तीसरे सवाल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। तो जो इसमें दे रखा है वो सबसे पहले हमने लिख लिया। ठीक है, 306। अब माना हमने कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अगर आपको पूर्णांक का मतलब समझ में नहीं आता, मतलब आपको पता ही नहीं पूर्णांक क्या है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेशल फॉर यू पूर्णांकों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब इसमें हमने दूसरा पूर्णांक मान लिया x + 1, तो प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हम दोनों पूर्णांकों को गुणनफल कर देंगे, = हो जाएगा 306। बस यहाँ से आपको खुद करना है, क्योंकि ये
पहले वाले सवाल की तरह एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे 306, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस में। फिर आपको ये पूरा आपको ही सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में एक लाइन लिखी है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का गुणनफल 360 है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे है। तो सबसे पहले हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x है और रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो है वो x + 26 है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, x में 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, x + 3 हो गया। और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या होगी, तो x + 26 में 3 और जुड़ जाएगा, तो यानी x + 29 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों की 3 वर्ष बाद जो आयु है उनकी, उसका गुणनफल क्या है, 360 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर x + 29 मल्टीप्लाई x + 3, ये रोहन की 3 वर्ष बाद आयु आ गई, ये रोहन की माँ की आयु आ गई 3 वर्ष बाद की, दोनों का गुणनफल क्या है, 360 के बराबर है। तो अब ये फिर से इस इक्वेशन की तरह हो गया। तो मतलब पहला दूसरा तीसरा सेम, मतलब पहला दूसरा तीसरा सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। इक्वेशन मैं तैयार करके दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे पढ़िए, समझिए और मुझे बताइए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि हमने सबसे पहले माना कि गाड़ी की सामान्य चाल क्या है, x मीटर पर आवर, ठीक है। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। जब 480 किलोमीटर को हमें तय करने में, इस चाल से तय करने में जो समय लगेगा वो इतना लगेगा, हमने मान लिया कि 480/x इतना हमें घंटे लगेंगे, ठीक है, इतने आवर्स हमें लगेंगे इतनी दूरी तय करने में। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि चाल हमने मानी है x - 8 और टाइम क्या रखा है कि 48/x + 3। वो कह रहा है कि अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है तो सही से पढ़िए और देखिए 3 कहाँ से आया है, ठीक है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल क्या होती है, स्पीड, दूरी होती है डिस्टेंस, समय होता है टाइम। तो इसी फॉर्मूले से हमें क्या इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि समय पहुंच जाएगा चाल के पास, यानी चाल गुणा समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी, इक्वल टू होगा दूरी, ठीक है। तो चाल हमारी ये आ गई दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग और समय हमारा ये आ गया। दूरी हमारी यही है जो दे रखी है। चाल क्या है, x - 8, चाल क्या है x - 8, समय क्या है ये 480/x + 3 इक्वल टू क्या है 480। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई उसी रूप में। तो हम इसे भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, x की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये सवाल सही से समझ में नहीं आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करके उस पर मुझसे बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पर्सनली एक इमेज सेंड कर दूंगा या PDF सेंड कर दूंगा आपके सॉल्यूशंस को सही से समझाने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।